गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल हम लोगों ने चुनाव और प्रतिनिधित्व ये चैप्टर शुरू किया था। कल आप लोगों ने जाना था कि वर्तमान समय में जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो नागरिक हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि नागरिकों की तरफ से शासन को सक्रिय रूप से शासन में भाग लेते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं, प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं इत्यादि। तो ये जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका जो चुनने का तरीका होता है वो शासन की प्रकृति को अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। आज हम लोग भारत में जो चुनाव की व्यवस्था है उसे पढ़ेंगे। चुनाव की व्यवस्था का मतलब है कि चुनाव से संबंधित नियम संग्रह या नियमों का समूह जो निश्चित करेंगे कि चुनाव किस प्रकार किसी देश में होंगे। जैसे चुनाव के नियमों में क्या आ जाएगा, चुनाव किस विधि से होंगे, कौन उनको कराएगा, कौन लोग मतदान करेंगे, कौन लोग निर्वाचन में जीतने के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं, और कौन ये निर्णय करेगा कि चुनाव में कौन विजेता है और कौन प्रत्याशी विजेता नहीं है। तो इस प्रकार ये सब जो नियमों का समूह है वही मिलाकर चुनाव की व्यवस्था कहलाती है। ध्यान देने की बात यह है कि पूरे विश्व में ये जो चुनावों की व्यवस्था है, सिस्टम है इलेक्शन का, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है और है। भारत में साधारण बहुमत प्रणाली या सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ये प्रचलित है। ये भारत में जो संसद के चुनाव होते हैं या हर राज्य में जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वो इसी विधि से होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साधारण बहुमत प्रणाली या सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। इसी को साधारण बहुमत प्रणाली को ही यह भी कहा जाता है कि ये सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली है, या जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पोस्ट मतलब एक निश्चित स्थान, जो वहाँ पे पहले पहुँच गया, जो सबसे आगे है, जिसने सबसे पहले उस रेखा को पार किया वही विजयी माना जाएगा। तो भारत में चुनाव की कौन सी प्रणाली है, साधारण बहुमत प्रणाली है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, जो हिंदी में जो सबसे आगे वही जीते। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इस चुनाव प्रणाली की, साधारण बहुमत प्रणाली या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, वो क्या है। ये भारत में जो ये उदाहरण आपका भारत के संसद के चुनावों का दिया जा रहा है। पहला इसका बिंदु क्या है कि जो पूरा देश है, पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र, उसे निर्वाचन क्षेत्रों में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, मतलब संसद में कितने प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, 543। तीसरा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई व्यक्ति उम्मीदवार हो सकते हैं, अर्थात चुनावों में निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। जैसे कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र है, जो ये 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जितने व्यक्ति चाहें और अगर वो योग्यता रखते हैं तो वो उम्मीदवार चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं निर्वाचन के लिए, और उनमें से जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को एक ही वोट देने का राइट होता है। हर नागरिक एक वोट देता है, जो वो जिस निर्वाचन क्षेत्र में आता है उसमें एक वोट वो किसी एक उम्मीदवार को
देता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं संख्या में, वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत में चुनावों का संचालन चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये संविधान में ही चुनाव आयोग की व्यवस्था कर दी गई है कि किस प्रकार इसके सदस्य चुने जाएंगे, उनका क्या कार्य होगा और क्या कार्यकाल होगा। तो संविधान में ही व्यवस्था करने से क्या फ़र्क पड़ता है कि चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में नहीं है, किसी एक पार्टी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार ये जो भारत का जो संसद है, जो सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, उसके चुनाव की व्यवस्था है। पूरा देश, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, पूरा देश जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, मतलब 543 क्षेत्रों में बंट जाएगा। हर क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुन के आएगा। कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, चुना एक जाएगा। कौन चुना जाएगा? जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, और प्रत्येक नागरिक को एक ही वोट देना होता है। चुनाव का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इस जो चुनाव प्रणाली है उसकी एक कमी है या एक आलोचना आप जिसे कह सकते हैं, वो क्या है कि इसमें जो उम्मीदवार जो विजयी घोषित होता है, जो विजेता होता है, उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि उसे अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। यद्यपि जो टोटल वोट पड़े हों उसमें उसे स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे। जैसे यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, यहाँ एक उदाहरण बनाया है, मान लीजिए कि 5 उम्मीदवार एक इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, निर्वाचन क्षेत्र से 5 उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए, इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, और जो टोटल मतदाता है, जो टोटल मत पड़े वो 100 है। ठीक। अब ये उम्मीदवार A, B, C, D और E है, जो मतदाता हैं वो 100 हैं टोटल जो मत पड़े। अब जो A को प्राप्त मत है वो 28 है, B को 25, C को 18, D को 15, E को 14। इस तरीके से ये वोट मिले। 28 मत A के पक्ष में पड़े, 25 मत B के पक्ष में पड़े, 28 मत A के पक्ष में, 25 B के पक्ष में पड़ गए, 18 मत C को मिल गए, 15 मत D को मिल गए और 14 मत E को मिल गए। ठीक है। अब इसमें कौन विजेता घोषित हुआ? A, जिसे कितने वोट मिले? 28। ये क्यों विजेता हुआ? क्योंकि इसे बाकी जो जितने लोग हैं B, C, D और E, उन सबसे अधिक वोट मिले। इसे 28 वोट मिले हैं, इसलिए ये इस निर्वाचन क्षेत्र से विजेता माना जाएगा। अब इसकी कमी क्या हुई? इसकी कमी यह हुई कि 28 वोट पाने वाला विजयी हो गया, और जो बाकी बचे 72 वोट थे, ये 72 वोट क्या है? जो बाकी उम्मीदवार हैं 4, उनके वोट 25 वोट, 18 वोट, 15 वोट और 14 वोट, इनको आप जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो गए? 72 वोट। तो जो 72 किसी निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रत्याशी विजयी हो रहा है, उसे कितने वोट मिले हैं? उसके पक्ष में 28 वोट पड़े हैं और उसके विपक्ष में 72 वोट पड़े हैं। ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर उसके अगेंस्ट में ज़्यादा वोट हैं, सिर्फ 28 लोग ही उसे चुन रहे हैं, तब भी वो उस निर्वाचन क्षेत्र का विजेता घोषित हो जाता है। वो उस संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करेगा। यही इस चुनाव की व्यवस्था की कमी है कि यद्यपि प्रत्याशी को कुल मतों का बहुमत नहीं प्राप्त होता। कुल मतों का बहुमत मतलब क्या? 100 का आधा 50 हुआ, तो 50 + 1
मतलब किसी प्रत्याशी को अगर 51 वोट मिले तब ये कहा जा सकता है कि वो वास्तव में उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त है, उस निर्वाचन क्षेत्र की आधे से अधिक मतदाता उस प्रत्याशी के समर्थन में है। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम या जो साधारण बहुमत का है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विजयी घोषित होगा, उसमें किसी को 28 वोट 30 वोट इस तरह से कम वोट मिलने पर भी और ज़्यादातर वोट उसके विपक्ष में होने पर भी वो उस संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करता है और ये बाकी जो शेष वोट हैं उनका प्रतिनिधित्व संसद में नहीं हो पाता। यही इस सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की कमी कही जाती है। इसके लाभ क्या हैं? भारत इसके लाभ क्या है जिसके कारण इसे भारत में अपनाया गया है? पहला, ये अत्यंत सरल चुनाव व्यवस्था है। इजी मोड ऑफ सिस्टम है। ये हर व्यक्ति समझ सकता है, भाई जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विजयी हुआ। दूसरा, चुनाव के समय जनता के पास ये उम्मीदवारों के स्पष्ट विकल्प होते हैं। हर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो उम्मीदवार खड़े हैं वो हर चुनाव में जनता से संपर्क करते हैं और मतदाता ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं और हमारे वोट से कौन सा व्यक्ति चुनकर संसद में जाएगा। तीसरी चीज़, जो भारत की शासन व्यवस्था है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, ये आप आगे पढ़ेंगे अभी। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली के लिए सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, ये चुनाव की व्यवस्था, चुनाव की प्रक्रिया इसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो एक पार्टी है उसे आसानी से एक क्लियर मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था जिसमें शासन जो है, सरकार जो है वो अपनी पद के लिए संसद के बहुमत पर निर्भर करते हैं और ये बहुमत, इस स्पष्ट बहुमत जो है वो इस सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम से, साधारण मत प्रणाली सिस्टम से आसानी से मिल जाता है, तथा सरकारें स्थिर बनी रहती हैं। अगली चीज़ है, ये ये चुनाव प्रणाली विभिन्न वर्गों को एकजुट होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा और विखंडनवादी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। अभी आगे चलकर जब आप दूसरी चुनाव व्यवस्था को, जो हम कल पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो तब आप ये जानेंगे अब कि जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है, साधारण बहुमत प्रणाली, इसकी जो प्रवृत्ति है वो है लोगों को एकजुट करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि हम यदि एकजुट होकर, जो लगभग समान विचारधारा के लोग हैं, वो यदि इकट्ठे होकर किसी उम्मीदवार को चुनते हैं तो वो उम्मीदवार उनका संसद में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो यहाँ पे मतदाता एकजुट होते हैं, उनमें अलग अलग होने की प्रवृत्ति कम होती है। अगला, ये दो दलीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है, या भारत में कई दलों को मिलाकर जो गठबंधन सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट, उसको फॉर्म करती है, जिसमें क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो जो मतदाता है वो कभी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को, उम्मीदवार को वोट देते हैं। अगला है, जो भारत में इस कारण से भी इस व्यवस्था को अपनाया गया, पहली चीज़, ये एकदम सरल व्यवस्था है। जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ है तो ज़्यादातर देश की जनता वो साक्षर नहीं थी, तो वो चुनाव की कोई जटिल प्रक्रिया समझने की स्थिति में नहीं थी। तो उसके लिए सबसे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू करने में जो सबसे सरल प्रक्रिया और सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो यही साधारण बहुमत प्रणाली थी। और आज़ादी से पूर्व ही जो सीमित स्तर पर भारत में जो अंग्रेजी शासन में चुनाव हुए थे, इसी व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। इसलिए
भारतीय जनमानस इस प्रणाली से परिचित था। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत में चुनाव, भारत के संसद के चुनाव के लिए यही व्यवस्था से विधानसभाओं के चुनाव के लिए भी अपनाई जाती है। बस यहाँ जैसे हमने ये पढ़ा कि पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। तो यदि हम विधानसभा को लेंगे तो विधान जो एक राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को फिर उस तरीके से उतने निर्वाचन क्षेत्रों में, जैसे वर्तमान में 401 निर्वाचन क्षेत्रों में उसे बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भारत में विधायिकाओं के संसद और विधानसभाओं के चुनने की व्यवस्था थी। कल हम लोग इससे अलग दूसरी व्यवस्था पढ़ेंगे।